फ्लूइड होता है, फ्लूइड भी इस तरीके का कि एक ना मतलब उसमें मैट्रिक्स बनी रहती है। मैट्रिक्स किस चीज़ की बनी रहती है? मैट्रिक्स मतलब एक जाल बना रहता है किस चीज़ का? वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा का, इन तीनों चीज़ों का एक जाल, एक नेट बना रहता है। ठीक, अच्छा, अब इसमें द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। तो जो प्लाज्मा होता है, जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, उसी के अंदर प्रोटीन्स भी, सॉल्ट्स भी और हॉर्मोन्स भी, सब कुछ उसी के अंदर स्टोर्ड होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, ब्लड जो है वो फ्लो करता है यानी कि बहता है बॉडी के अंदर, एंड इट ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड ही फ्लो करके जो डाइजेस्टेड फूड है, हॉर्मोन्स हैं और वेस्ट मटेरियल्स हैं, उन सबको ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, अलग अलग जगह वही ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे ब्लड के बाद जो हमने दूसरा जो कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी हमने बात करी थी, दैट इज बोन। बोन की हमने बात करी थी, तो बोन में देखिएगा क्या है, पहला तो ब्लड था, ठीक है जी, दूसरा है बोन। तो बोन में देखिएगा क्या है, बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू का एक दूसरा एग्जांपल है। अब इसमें इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। तो जो बोन है वो एक फ्रेमवर्क बनाती है। फ्रेमवर्क मतलब पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो बोन का ही बना होता है। ठीक है, आपने कई लोगों को देखा होगा वो नेचुरली जो है वो बहुत लंबे चौड़े होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो बोन्स हैं वो बोन्स जो है वो काफ़ी चौड़ी है ना। और कुछ लोग आपने देखे होंगे बड़े दुबले पतले होते हैं। तो दुबले पतले मतलब कि उनकी जो बोन्स हैं वो उतनी चौड़ी नहीं है, वो पतली हैं। लेकिन अगर हम किसी भी तरीके के इंसान की बात करें कि कोई बहुत लंबा चौड़ा हो या कोई बहुत पतला दुबला हो, तो अगर मान लीजिए वो इंसान सांप जो है वो खड़े हुए हैं, वो खड़े तो रहते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि बिखर गए, ऐसा तो नहीं। तो क्या है कि वो जो बोन्स हैं, बोन्स चाहे बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, बोन्स चाहे बहुत ज़्यादा नैरो हो, कैसी भी बोन्स हो, तो वो पूरी की पूरी उन बोन्स में इतनी ताकत होती है कि वो पूरी की पूरी बॉडी को वो खड़ा करने की कैपेसिटी उनके अंदर होती है। तो पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो पूरा का पूरा बोन्स पर ही डिपेंड रहता है। तो इट एंकर्स द मसल्स। एंकर्स द मसल्स मतलब मसल्स इधर उधर मूव ना करें बॉडी की। हाथ की मसल्स हाथ में ही रहे, पैरों की मसल्स पैर में ही रहे, पेट की मसल्स पेट में ही रहे। तो जो ये मसल्स हैं, इन मसल्स को एक फ्रेमवर्क देने का काम कौन करता है? हमारा पूरा स्केलेटन, जो कि बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टिश्यू होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है। नॉन फ्लेक्सिबल मतलब इसको मोड़ नहीं सकते। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कहते हैं हम अपना हाथ मोड़ रहे हैं, तो हाथ मोड़ रहे हैं तो यहाँ पर जॉइंट है, जो एल्बो है एल्बो पर जॉइंट है ना। हम अपना पैर मोड़ रहे हैं तो जो नी है, घुटना है, उस पर जो है उस पर जॉइंट है, तो जॉइंट लगा हुआ है, इस वजह से वहाँ से मोड़ पा रहे हैं। अगर कोई सीधी बोन है, जैसे ये हाथ की बोन है, तो इसको हम बीच में से ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, ये स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड होती है। उसके बाद अगला है बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड्स। तो जो बोन है वो किस किस का बना होता है? वो कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड्स, कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड्स का बना हुआ होता है बोन का पूरा फ्रेमवर्क। उसके बाद देखिएगा फिर जैसे हमने बोन देखा, तो बोन के बाद अब हम अगला देखेंगे। अगला कनेक्टिव टिश्यू है लिगामेंट। लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट में देखते हैं टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। तो जो दो बोन्स हैं वो एक दूसरे से जो कनेक्टेड होती है, वो कनेक्टेड होते हैं, दूसरा टिश्यू होता है, उस टिश्यू को हम बोलते हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट जो है वो क्या करता है? वो एक तरीके से दो बोन्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो दो बोन्स जब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं तो किसके थ्रू जुड़ी हुई होती है? लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई है। अच्छा, दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। तो हम ये कहते हैं कि इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। दूसरा, लिगामेंट जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आ रही है? आप ये देखिएगा कि जो मतलब जो हमारा हाथ है, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ये ऊपर का हाथ हो गया, ये नीचे का हाथ हो गया। अब ये बीच में एल्बो है, तो एल्बो पर जॉइंट है, तो जॉइंट में ऐसा थोड़ी है कि वैसे ही बस फंसा हुआ है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से फंसी हुई है और जब चाहो उसको निकाल लो, जब चाहे उसको जोड़ दो, ऐसा तो नहीं होता ना।
तो हम ये कहते हैं कि वो परमानेंटली जुड़ा हुआ होता है। तो वो जो परमानेंटली जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होगा तो वो लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। तो लिगामेंट जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो यही फ्लेक्सिबिलिटी हमको दिखाई दे रही है कि हाथ इस तरीके से घूम जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब जो उसमें नेट जैसा जो स्ट्रक्चर होता है बहुत कम होता है लिगामेंट्स में, ज़्यादा नहीं होता। लिगामेंट्स के बाद हम चौथा देखेंगे टेंडन्स। जॉइंट्स बोन्स टू बोन्स, तो बोन्स को बोन्स से जॉइन करते हैं लिगामेंट। अब टेंडन्स की बात करते हैं। तो टेंडन्स कनेक्ट बोन्स टू मसल्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो टेंडन्स जो हैं ये दूसरे तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बोन्स को मसल से जोड़ते हैं। भाई अगर हम बात करें अपने हाथ की या पैर की बात करें, तो हमारे हाथ में या पैर में बोन्स तो होती है, ठीक है ना। अब वो जो बोन्स हैं, तो माइकल जैक्सन को जानते हैं? माइकल जैक्सन जब डांस करता था तो एक अफवाह, र्यूमर ये उड़ता था, ये कहते थे माइकल जैक्सन की बॉडी में ना बोन्स नहीं है, हड्डी नहीं है, इसीलिए इतना मुड़ जाता है ना। तो 60 डिग्री का एंगल बना लेता है, ऐसे खड़ा खड़ा ऐसे पीछे को झुक जाता है पूरा। फिर ऐसे बाबा रामदेव के बारे में सब कहने लगे कि इनकी भी बॉडी के अंदर हड्डी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है ना। वो मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो मसल्स की वजह से आती है। वो अपनी मसल्स को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर देते हैं प्रैक्टिस से। तो अब जो मसल्स हैं, वो मसल्स किस जो बोन्स से जुड़ी हुई होती हैं, वो किसके थ्रू जुड़ी हुई होती हैं? वो टेंडन्स के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं। तो आप ये देखिए, टेंडन्स कनेक्ट बोन्स टू मसल्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो टेंडन्स जो है वो फाइब्रस टिश्यूज़ होती हैं। फाइब्रस टिश्यूज़ मतलब फाइबर्स से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि टेंडन्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हों, टेंडन्स मुड़ रहे हों, नहीं। वो क्या काम करेंगे, मसल्स को बोन्स से जोड़ेंगे, चिपकाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा। हाँ जी, बहुत मतलब सीधा फ़र्क है। ये क्या करता है, जॉइंट्स बोन्स टू बोन्स, और टेंडन्स क्या है, जॉइंट्स बोन्स टू मसल्स। तो बोन्स को बोन्स से जोड़ने वाला मटेरियल क्या कहलाता है, लिगामेंट। मटेरियल क्या, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं उसको। अब क्या, अब इसने कुछ करा है, उसने भी करा है कुछ, ये दोनों ही कर रहे हैं। अरे तुम इधर आ जाओ, कहाँ फंस गए भाई। शरीफ बच्चों को परेशान मत करा करो, तुम इधर आ जाओ। ये परेशान करते रहते हैं, पढ़ने नहीं देते। पढ़ने वाला बच्चा बेचारा जाए तो जाए कहाँ। ये ज़माना बड़ा जालिम है। सही बात है, देखो बोल भी रहे हैं। पहली बार बोला, ये बोलता नहीं, चुप रहता है, हंसता है बस। चलिए जी, उसके बाद अगला देखेंगे कार्टिलेज। तुम सब में सबसे ज़्यादा बदमाश कौन है, ये बताओ। तुम सब में सबसे ज़्यादा जो बदमाश है ना, वो ये बैठा हुआ है, ये जो शांत बैठा है ना। इसके बारे में सब मालूम है मेरे को, एक एक चीज़ की रिपोर्ट है मेरे पास। और ये जितना शरीफ चेहरा बना रखा है इसने, ये पूरी बदमाशी दिखाता है, मेरे को पता है। नहीं क्या तुम्हें देख के मुझे अपने उसी दोस्त की याद आ जाती है जो खुद सबको हंसा देता है और खुद ऐसे बैठ जाएगा कि बस मुझसे ज़्यादा तो भोला, मुझसे ज़्यादा शरीफ कोई नहीं। अभी भी देखो कितना ज़बरदस्त टैलेंट छुपा हुआ है इसके अंदर, कि हंसी को रोके बैठा है। मैं नहीं, मैं तो वही नहीं। स्कूल में भी ऐसा ही होता होगा, फंसा देता हुआ बराबर होगा। अब इसकी खुशी जो है वो अलग ही लेवल की है इस टाइम पे। चलो मेरी तरफ से जो है डायरेक्शन चेंज होकर उधर हो गया। और भाई कुल मिलाकर ये देखो कि तुम जो चारों साथ में बैठते हो तो थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। नहीं सांस की आवाज सर इतनी तेज होती है, कुछ नहीं कर सकती इसकी। सर तेज, सर तेज ऐसा है। सांस रेस्पिरेशन,
इसकी तो मतलब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम एक्सहेल करते हो ना, तो उसकी आवाज़। सर ये बहुत जल्दी से क्या है सर ये इसको कुछ बता रहा था कान में, फिर मेरे को बताता है, फिर क्या है? फिर तुम्हें हंसी आ जाती है, और फिर तुम्हारी हंसी से सबको हंसी आती है, पूरी चेन बन जाती है। देख रहे हो भाई मुकुंद क्या हो रहा है ये? समझाओ आजकल की जनरेशन को, समझाना पड़ेगा समझाना पड़ेगा भी, ये तो गलत बात है ना। चलिए जी, उसके बाद देखिए अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स। तो कार्टिलेज में मतलब जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी ना दूर दूर होते हैं, वाइडली स्पेस्ड सेल्स। अच्छा, the solid matrix is composed of proteins and sugars. Cartilage smoothens bone surfaces at joints and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. ठीक है, ये पूरी बॉडी में एक बोन ऐसी होती है जिस पर मसल्स जो है, मसल्स की लेयरिंग बहुत कम होती है। कौन सी बोन होती है? कौन सी? कार्टिलेज। अरे नहीं, बोन की बात करें, कार्टिलेज तो अलग चीज़ है। तो बताओ, पूरे बॉडी की बोन्स कितनी टाइप की बोन्स होती है? 206 टाइप की एक बोन होती है। ये जो आपका पैर दिखाई दे रहा है घुटने से नीचे, तो इसमें आगे की तरफ जो बोन होती है इसको आप डायरेक्टली महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इस पर स्किन बहुत कम होती है। सिमिलरली यहाँ वाली जो बोन है, यहाँ वाली बोन है, तो यहाँ पर भी मसल जो है वो काफ़ी कम होती है। मसल्स सब इससे भी ज़्यादा कम वो पैर में होती है। इसी वजह से जो फुटबॉलर्स होते हैं, फुटबॉलर्स का पैर सबसे पहले आगे से ही टूटता है। ठीक है, और वो बदतमीज़ी से भी टूटता है। बदतमीज़ी ये कि एक खिलाड़ी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, बड़ी तेज़ी से गोल पर गोल मार रहा है, तो जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनको ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि जो बहुत अच्छा खेल रहा है उसका पैर कैसे तोड़ा जाए। ठीक है, तो उनका जो निशाना है वो बॉल होता ही नहीं, उनका निशाना ही अगले का पैर होता है ना, कि अगले का पैर तोड़ना है। अब इसकी फिर मतलब सॉल्यूशन निकाला गया। और आप अगर देखेंगे तो आप में से ज़्यादातर वो वाले बच्चे जो खेल कूद में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो बोन होती है, यहाँ वाली जो बोन है, इसको आप महसूस करके देखना तो वो स्मूथ नहीं होगी, वो स्मूथ नहीं होगी। उसमें थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा ऊबड़ खाबड़ हो रखी है, सीधी नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा चोटें उसी बोन पर लगती हैं। तो वो, और अगर आप कहीं और देखें, अगर आप मान लीजिए अगर आपने ज़्यादा अपना मुंह नहीं फुड़वाया है खेलते हुए, तो आप अपनी नाक की अगर हड्डी जो ये ऊपर वाली है उसको छुएंगे तो ये आपको स्मूथ नज़र आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ की हड्डी छुएंगे या यहाँ की हड्डी छुएंगे तो आपको स्मूथ नज़र आएगी। उंगलियाँ वो स्मूथ नज़र आएंगी। ठीक है, और वहीं अगर आप किसी बॉक्सर की उंगलियाँ देख लेंगे, उसकी बेचारे की उंगली भी टेढ़ी मेढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी उंगलियों पर चोट ही लगती रहती है, क्योंकि ये जो बोन्स हैं इन पर मसल्स बहुत कम होती है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि जो भी मसल्स हैं उन मसल्स को स्मूथ करने का काम, स्मूदन करने का काम, वो किसका काम है? कार्टिलेज का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है स्पेशली कि कार्टिलेज स्मूदन्स बोन सर्फेसेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया, ट्रैकिया होता है हमारा वॉइस बॉक्स, और लैरिंक्स, लैरिंक्स यहाँ से जहाँ से खाना अंदर जाता है। तो इन सब में भी जो कार्टिलेज है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स। जो ईयर्स हैं, ईयर्स की कार्टिलेज घुमा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके अंदर हड्डी नहीं है, हड्डी है, अलग तरीके का है, मतलब वो सॉरी हड्डी कह रहा हूँ, ये कार्टिलेज है, ये कनेक्टिव टिश्यू है बस एक तरीके की, ये बोन नहीं है। तो इसको कान को घुमाया जा सकता है, घूमता रहता होगा अक्सर घर पर। कि बेटा बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, इधर आ जाओ। तो नहीं होता कुछ? अच्छा, अभी भी तुम्हें हंसी आ रही है तो पीछे मुंह करके कि नहीं मैं हंसूंगा, उन्हें हंसाऊंगा, नहीं तुम्हें कुछ नहीं कहा। सेफ हो तुम, सेफ। आगे चलते हैं। सर हाँ, एट में काम नहीं घूमता था। नहीं सर, एट में होता था कि कार्टिलेज बोन होते बट वो सॉफ्ट बोन। नहीं, बोन नहीं होती, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। एट्थ में तो ये भी नहीं बताया गया होगा ना कि जो बोन है वो भी एक टिश्यू है। बोन को तो बोन ही बोल देते थे, बोन है बस, हड्डी है। अच्छा जी, इसके बाद है वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बैंड द बोन्स इन अवर आर्म्स। तो हम अपनी आर्म्स की जो बोन्स हैं उनको कभी बैंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिनको फुटबॉल खेलने का शौक़ है, कोई किसी के दिमाग में हो कि मुझे आगे फ्यूचर में फुटबॉलर बनना है, तो उनको अपना मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी फुटबॉलर्स हैं, तो इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखा गया कि भाई पैर की हड्डियाँ टूट जाती हैं, और फुटबॉलर के लिए पैर ही उसका सब कुछ है। ठीक है ना, तो अब जितने भी फुटबॉलर हैं
और जितनी भी कंट्रीज़ है, जितनी भी फुटबॉल एसोसिएशन है, उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जब फुटबॉलर्स फुटबॉल खेलते हैं तो शूज़ उनके अलग तरीके के होते हैं, स्पाइक्स होती हैं नीचे निकली हुई होती हैं, ताकि वो फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि वो ढंग से दौड़ पाए, प्रॉपर्ली दौड़ पाए। और आपने उनके मोजे देखे होंगे, जो सॉक्स होती हैं, वो सॉक्स घुटने से थोड़ा नीचे तक आ रहा होता है और काफ़ी मोटी सॉक्स होती हैं। तो जैसे क्रिकेटर होता है ना, क्रिकेटर पैड पहनता है, अपने पैर में नीचे पैड पहनता है, ऐसे ही उनके सॉक्स जो हैं, उनकी सॉक्स के अंदर पैड होता है, और वो जो पैड होता है उस पैड के अंदर मेटल की प्लेट होती है, ठीक है। तो अब अगर कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो उसका खुद का पैर टूट जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर मेटल की प्लेट डालते हैं, और कुछ फुटबॉलर तो इतने खिलाड़ी हैं, है ना, जिनमें से रोनाल्डो भी एक है, कि वो अपना ऑपरेशन कराकर उन्होंने हड्डी को ही मेटल प्लेट से कवर करा लिया, ठीक है, कि अब कोई हमारी हड्डी के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए फुटबॉल वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ की तो हड्डी टूट जाएगी, बार बार हम तो बेचारे लंगड़ा कर चला करेंगे, तो ऐसा नहीं है। चलिए जी, अब इसके बाद दो तरीके की और कनेक्टिव टिश्यू हैं, एक है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक है एडिपोज टिश्यू। तो जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में होती है, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि हाथ को ऐसे घुमा रहे हैं, हाथ की स्किन को अलग करो, मसल को अलग करो, ऐसे नहीं होता। स्किन भी मसल्स के साथ जुड़ी हुई होती है, चिपकी हुई होती है। तो आप ये देखिएगा, जैसे कार्टिलेज की बात करी और टेंडन्स की बात करी, लिगामेंट की बात करी, तो कार्टिलेज तो हमारी कौन सी हो गई, ये सॉफ्ट टिश्यूज़ हो गए, और ये कहाँ पर मिलेंगे, ये नोज़ में मिलेगा, ईयर में मिलेगा, ठीक है। और टेंडन्स क्या करेंगे, बोन्स को मसल्स से ज्वाइन करेंगे, लिगामेंट क्या करेंगे, बोन्स को बोन्स से ज्वाइन करेंगे, स्किन को मसल्स से ज्वाइन करने वाली टिश्यू को क्या बोलते हैं, एरियोलर टिश्यू, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एक प्लेयर मिसिंग लग रहा है ना थोड़ा, अर्नब नहीं है, एक खिलाड़ी रह गया थोड़ा सा, वो भी बदमाश है। सर अभी तो पीछे मुड़ गया सर। एक तुम भाई, जो आगे होगा वही तो पीछे मुड़ेगा। अब वो पीछे मुड़े, वो कहाँ पीछे मुड़कर देखेंगे दीवार को। अरे नहीं, झूठ मत बोलो, फिर ये शरीफ बच्चे को ना सब परेशान करते हैं। चलो आगे चलते हैं। एडिपोज टिश्यू, अरे कोई नहीं भाई, मैं भी थोड़ा बहुत मजाक कर रहा हूँ। और ये हंसी मजाक 9th क्लास में चलेगा, 10th में आती है तो सबकी वैसी हवाइयाँ उड़ जानी है ना, कि बोर्ड आ गया, आप क्या करें, अब क्या करें। चलिए जी, एडिपोज टिश्यू देखते हैं। तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाइंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, ये वो वाला टिश्यू होता है जो अपने अंदर फैट को स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, और ये कहाँ मिलेगा, स्किन के अंदर मिलेगा, एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स ये मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। The storage of fats also lets it act as an insulator. The storage of fats also lets it act as an insulator. Insulator क्या होता है? Bad conductor of heat and electricity. तो ये एक मतलब proven truth है कि जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या है, जो फैट थोड़ा सा जो मोटा आदमी है, आपने कभी देखा किसी मोटे को आप पहन रख के स्वेटर और जैकेट वैकेट इतना ज़्यादा नहीं, तो क्या है कि ठंड थोड़ी कम लगती है उनको, क्योंकि जो फैट है वो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करे हुए हैं, ठीक है। तो उनको ठंड थोड़ी सी कम लगती है। पतला दुबला जो है वो बेचारा एक इनर भी पहन ले, मफलर भी डाल और 2-4 जैकेट वैकेट और पहन ले, उनको ज़्यादा ठंड लगती है। सेम चीज़ करंट है ना, तो अगर करंट का एक्सपेरिमेंट करके मत देख लेना, ठीक, समझ गए कि जो फैट आदमी होता है उसको करंट भी औरों के कंपेरिजन में झटका कम लगेगा, अगर पतला हो तो लटक जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फैट टिश्यू है ये एक मतलब इंसुलेटर का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो फैट के हमेशा नुकसान नहीं होते, फैट के फ़ायदे भी होते हैं, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद अगला टिश्यू देखेंगे। हमारे दो तरीके के टिश्यू बचते हैं, मस्कुलर टिश्यू और एक नर्वस टिश्यू। कौन सा वाला, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जॉइंट्स, बोन्स, सॉरी मसल्स टू स्किन, मसल्स टू स्किन। चलिए जी, अगला देखते हैं। समझ गए ना, जो मसल्स को स्किन के साथ में ज्वाइन करते हैं। अगला देखते हैं मस्कुलर टिश्यू।
Muscular tissue. Muscular tissue consists of elongated cells, also called muscle fibers. Muscular tissue consists of elongated cells, also called muscle fibers. This tissue is responsible for movement in our body. This tissue is responsible for movement in our body. Muscular tissue consists of elongated cells, also called muscle fibers. तो muscular tissue में हमारे पास elongated cells होते हैं, लंबे लंबे cells होते हैं, जिनको हम muscular fibers बोलते हैं. और आपने देखा भी होगा कि मैंने इसमें नोट्स में डायग्राम भी दे रखा है कि मस्कुलर सेल्स जो है उनको ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, इस तरीके से दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे, ये मस्कुलर टिश्यू है. तो अब देखिएगा इसमें क्या कहेंगे. मसल कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स to cause movement. Muscles contain special proteins called contractile proteins which contract and relax to cause movement. तो इसमें contraction और relaxation होता है. Contraction और relaxation कैसे? अगर आप चल रहे हैं तो चलते टाइम आप करते क्या हैं? एक्शन और रिएक्शन को बताया था ना. चलते टाइम आप क्या करते हैं? आप अपने पैर से अर्थ को पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं. तो आप अर्थ पर एक्शन कर रहे हैं तो अर्थ रिएक्शन देता है, और जब अर्थ रिएक्शन देगा तो वो कहाँ भेजेगा आपको? आगे की तरफ. आपने अर्थ को पीछे पुश करने की कोशिश करी तो अर्थ ने आपको आगे की तरफ पुश कर दिया. तो आप वर्क एक्चुअली में जब कर रहे हैं, जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं पीछे की तरफ. तो जब आप फोर्स लगाएंगे ना पीछे की तरफ, तब आप उसी टाइम चलते टाइम आप टच करके देखना अपनी ये काफ मसल्स, ठीक है. तो काफ मसल्स को आप टच करके देखोगे तो वो हार्ड हो जाएंगी काफ़ी. तो वो हार्ड हो जाएंगी. हार्ड होने का मतलब क्या है कि उस टाइम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ गया. कोई भी चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो वो काफ़ी हार्ड हो जाएगी, और कोई भी चीज़ अगर रिलैक्स हो गई है यानी कि एक्सपैंड हो गई है तो वो काफ़ी आपको सॉफ्ट नज़र आएगी. तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये चलता रहता है, ठीक है. इसी तरीके से जब आप किसी भी तरीके की कोई एक्सरसाइज करेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे जो हैं वो पोल पर ऊपर जो वो होता है लटकते हैं उस पर, तो वो लटक कर ऐसे ऊपर उठेंगे. जब उठेंगे तो जिस भी मसल पर जोर पड़ेगा वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है. कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी आप ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है. कुछ बच्चे पुशअप्स लगाते हैं, तो पुशअप्स लगाते हैं तो जिस भी मसल पर जोर पड़ेगा, जिस भी मसल पर स्ट्रेस आएगा, वो मसल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी. और जैसे ही आप वो मोशन बंद कर देंगे, वो मूवमेंट बंद कर देंगे, तो आपकी मसल रिलैक्स हो जाएगी तो आपको भी ठीक लगेगा. तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसी की वजह से मूवमेंट होता है ना. अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये 3 तरीके की होती है. एक होती है स्ट्रिएटेड, एक होती है स्मूथ, और एक होती है कार्डियक. स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक. स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक. स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक. तो 3 तरीके की मस्कुलर टिश्यू होती है, स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक. अब तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे. पहले स्ट्रिएटेड की बात करते हैं. तो स्ट्रिएटेड को समझते हैं. स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू ये कैसी होती है? We can move some muscles by conscious will. Muscles present in our limbs move when we want them to and stop when we so decide. Such muscles are called voluntary muscles. तो आप ये देखिए, we can move some muscles by conscious will. Muscles present in our limbs move when we want them to and stop when we so decide. ठीक है, वो बॉडी दिखाते हैं ना ऐसे. तो वो जो मसल होती है, वो मसल कैसे होती है? वो हमारी विल के हिसाब से, जब हम चाहेंगे वो तब मूव करेगी, और जब हम नहीं चाहेंगे तो मूव नहीं करेगी. तो ये जो मसल हो गई, ये कौन सी मसल हो गई? ये स्ट्रिएटेड मसल हो गई, जो जब हम चाहेंगे तब मूव करेगी, और जब हम नहीं चाहेंगे तो नहीं मूव करेगी, ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. ये मसल्स जो हैं इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्केलेटन के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, है ना, और मूवमेंट में यही हेल्प करती है. उसके बाद अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रिएशंस व्हेन स्टेड अप्रोप्रिएटली. स्ट्रिएशंस का मतलब होता है धब्बे. स्ट्रिएशंस का मतलब होता है धब्बे. तो इसको बोल रहे हैं स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू. तो इसका मतलब क्या है कि इन मसल्स पे आपको ऑल्टरनेटली, अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ऑल्टरनेटली वाइट ब्लैक ऐसे ना पैचेस दिखाई देते हैं.
तो वो देखने पर ऐसा लगता है इस पर धब्बे धब्बे से लगे हुए हैं कुछ, तो इसलिए इनको स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोल दिया जाता है। तो इन मसल्स का क्या क्या काम है, मूवमेंट में हेल्प करती है, दूसरा बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती है तो इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते थे, और तीसरा ये होता है कि वी कैन मूव स्ट्रिएटेड मसल्स बाई अवर कॉन्शियस विल, हम अपनी इच्छा से इन मसल्स को मूवमेंट करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स, इसीलिए स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इनके जो सेल्स हैं ऐसा नहीं है कि एक ही न्यूक्लियस होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। और दूसरा क्या है कि क्या होते हैं ये आपके लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच्ड होते हैं इनकी कोई ब्रांचेस नहीं निकल रही होती इन मसल्स की, सिंगल सीधे सीधे होते हैं। सभी को क्लियर? ठीक है। उसके बाद आते हैं जी दूसरी टाइप की मस्कुलर टिश्यू पर। दूसरी टाइप की मस्कुलर टिश्यू है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ में क्या है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी मूवमेंट का मतलब क्या है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कभी एक्सपैंड हो रही है, एक्सपैंड मतलब रिलैक्स हो रही है, कभी कॉन्ट्रैक्ट कभी रिलैक्स। और एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड का मूवमेंट है, जैसे आपने खाना चबाया और चबाने के बाद आपने उसको सटक लिया, तो ऐसे करके रोक सकते हो, रुक जा इधर, रुक जा, अभी मेरा मूड नहीं है इसको डाइजेस्ट करने में, तो यहीं रुका रहा। तो ऐसा कोई मतलब कोई तरीका नहीं है। ठीक है। और दूसरा, जब हम खाना खाते हैं तो वो भी एक तरीका है, धीरे 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 गिर रहा है, धीरे धीरे अंदर जाता है, ऐसे स्वेलो कर रहा हूँ, धीरे से गया स्टमक में गया, फिर उसका प्रोसीजर है, फिर मेरे बाद चर्निंग हो रही है। ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि खाना खा रहे हो तो ठक 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 फूड गिर रहा है जी स्टमक में, है ना, तो आवाज़ आ रही है, इधर मैं खाना खा रहा हूँ तो ठक ठक आवाज़, इधर तुम खाना खा रहे हो ठक ठक। तो इसका मतलब ये है कि जब सारे डिनर करेंगे तो ठक 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 आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। क्या हो रहा है भाई, खाना गिर रहा है जाकर, है ना, स्टमक में गिर रहा है। उसके बाद जब स्टमक को हम बोलेंगे कि हाँ हमने खा लिया, अभी तो चालू हो जा, है ना, तब स्टमक चालू होगा। तो ऐसा नहीं है, ये हमारी कॉन्शियस विल के अंदर है ही नहीं। हम इस चीज़ को चाहकर कर ही नहीं सकते। हम चाहकर चबाना रोक सकते हैं, हम चाहकर खाना नहीं खाएंगे, हम कोई चीज़ नहीं खाएंगे तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने चबाना शुरू करा और उसको स्वेलो कर दिया तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हमारी कॉन्शियस विल पर रुकता नहीं है, वो खाने को नीचे पहुँचा कर ही छोड़ेगा। और ऐसे पहुँचाएगा, किसी को फील होता है जा रहा है खाना, गया 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 स्टमक में पहुँच गया, ये गया अभी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच गया है ना, हो रहा है ग्लूकोज निकल रहा है इसमें से, हाँ आ रही एनर्जी आ रही है, ऐसा होता है। तो ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हम महसूस ही नहीं कर सकते, अनकॉन्शियस विल है, चल रहा है नहीं। चलो अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद जो है अब हम ये कहेंगे कि स्मूथ मसल्स, वैसे इसको देख कर ना मुझे भी हंसी आ जाती है, तुम्हारी गलती नहीं है जब ये हंसता है, क्योंकि ये ऐसे हंसता है कि बस मज़े में बिल्कुल। चलिए, तो द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाई वांटिंग टू डू सो। हम चाहकर थोड़ी रोक सकते हैं, खाना रुक जा, नहीं रुक सकता, वो गया तो गया भाई, है ना। तो हम कितना भी चाह लें हम उसको नहीं रोक सकते। चलिए जी आगे चलते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, इन यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई। हमारी जो आइरिस है, आइरिस आँखों के अंदर आइरिस होती है, एक मसल होती है, तो हम चाहकर भी उसको रोक नहीं सकते आइरिस को। कैसे कि अगर मान लीजिए हमने आँखों को खोल रखा है, ठीक है, आइरिस क्या करता है, आइरिस ना अलाउ करता है कि कितनी लाइट आँखों में जाएगी, कितनी लाइट आँखों में नहीं जाएगी। ठीक है, तो अगर हम आँखों के अंदर चाहते हैं कि लाइट जाए ही ना, तो भगवान ने ना ये आईलिड्स दे रखी है, बंद कर दो, क्योंकि अगर ये खुली रहेगी तो भाई जो सामने है वो दिखाई देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई सामने बैठा हुआ है और हम ये कहें कि नहीं मैंने अपनी आइरिस को समझा दिया, मैंने आँख खोल रखी है लेकिन मैं तुम्हें देख ही नहीं रहा क्योंकि मैं चाहता ही नहीं तुम्हें देखना। तो ऐसा नहीं होता, आइरिस भी अगर है एक्सपोज्ड है ना, तो दिखाई देगा, जो सामने रखा है वो दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यूरेटर का मतलब ये है कि हम अपनी किडनी को समझा सकते हैं कि भाई रुक जा, अभी रुक जा, मैं ज़रा लंबे सफ़र में हूँ, आने वाले 1-2 घंटे में मेरे को टॉयलेट भी मिलने वाला, तो रुक जा, मेरा प्रेशर बन जाएगा, है ना, बाद में 2 घंटे बाद काम करना। नहीं, तुमने कुछ भी खाया पिया है, यूरेटर तो अपना काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी कॉन्शियस विल में होता ही नहीं है। तो ये कॉन्शियस विल में है स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल हमारी कॉन्शियस विल में नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसका मूवमेंट। अच्छा, अब इसके सेल्स होते किस तरीके से, जैसे इसके सेल्स जो थे वो कैसे थे, स्ट्रिएटेड सेल्स थे, बीच बीच में उसमें ब्लैक वाइट स्पॉट पड़े हुए थे, काले सफ़ेद धब्बे थे उसमें, इसमें नहीं है ऐसा कुछ भी।
द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स एंड यूनिन्यूक्लिएट हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। और वही उसमें था मल्टी न्यूक्लिएट, है ना, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस थे, और इसमें क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है, यूनी का मतलब सिंगल। और दूसरा क्या है, इसमें कोई धब्बे नहीं होते, स्मूथ होती हैं। उसके बाद है दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स। अनस्ट्रिएटेड क्यों? क्योंकि इनमें धब्बे नहीं होते, इसलिए साफ सुथरी अनस्ट्रिएटेड है। स्ट्रिएशन का मतलब होता है धब्बे, वो सर्फ एक्सेल वाले दाग अच्छे हैं। ठीक है जी। अब स्ट्रिएटेड देख लिया, स्मूथ देख लिया। अब कार्डियक, कार्डियक मसल बता दो कहाँ होती है? हार्ट में होती है, सभी को पता है। चलिए जी, द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। दीज इनवॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ठीक है। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांचेस निकली रहती हैं उनकी काफ़ी सारी, और यूनिन्यूक्लिएट, इनमें भी सिंगल न्यूक्लियस होता है। इनवॉलंटरी मसल्स हैं। इनवॉलंटरी अगेन समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम हार्ट को कह नहीं सकते कि भाई चल और रुक, है ना। वो चलना और रुकना जो है, चलने का मतलब लाइफ है, रुकने का मतलब डेथ है ना। तो हार्ट को नहीं समझाया जा सकता। हार्ट चलता ही रहे, सबका चलता रहे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, आगे चलते हैं। नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसमें देखिएगा क्या है, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन जो है, ब्रेन यहाँ पर ख़त्म होता है और यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है ना। स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, और जितनी भी नर्व्स हैं जो जुड़ी हुई हैं उससे, ये सारी की सारी हमारा नर्वस टिश्यू का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो इस पूरे के पूरे पोर्शन के जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जो हमारे सर से स्टार्ट होता है और सर से स्टार्ट होकर ये पीछे तक जाता है, इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये आप डिटेल में 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे इसमें तो सिर्फ नर्वस टिश्यू इतना थोड़ा सा टॉपिक देकर समझा कर छोड़ दिया। इसमें भी ये फोर ब्रेन जो ये सामने वाला ब्रेन है, तो ये सामने वाला जिसको फोर हेड बोलते हैं, इसके अंदर जो ब्रेन है उसका काम है सारी चीज़ें स्टोर करके रखने का। जैसे मैंने तुम्हें आज देख लिया, अब तुम गायब हो गए, अब मैं तुम्हें देखता हूँ 20-25 दिन बाद या 1 साल बाद। ठीक है। अब 1 साल बाद मैं कहता हूँ यार देखा हुआ लग रहा है, कौन है दिमाग पर ऐसे जोर डालता है। कोई भी आदमी दिमाग पर जोर डालता है, सोचता है तो ऐसे ही करता है। कोई ऐसे तो नहीं करता, सर को याद नहीं आ रहा, मेरे को याद नहीं आ रहा, मारना शुरू, ऐसे तो कोई नहीं करता। वो सब ऐसे करते हैं, तो वो फालतू में नहीं है। मतलब कभी भी अगर आप किसी चीज़ पर ज़्यादा जोर डालकर सोचोगे ना कि यार पता चल जाए, तो कुछ लोग ऐसे करने लगते हैं, कुछ लोग ऐसे करने लगते हैं, है ना, वो सोचते हैं। तो क्या है कि उस टाइम एक्चुअली जो यहाँ पर टिश्यूज़ हैं उन पर जोर पड़ रहा होता है, क्योंकि स्टोरेज का सारा काम यहाँ पर होता है। ठीक है ना। बॉडी पोस्चर का काम इधर होता है, इधर होता है मेड्यूला, इधर मेड्यूला होता है, जो आपका पीछे वाला ब्रेन है, मेड्यूला है। मेड्यूला पोस्चर मेंटेन करता है। पोस्चर मेंटेन करने का मतलब है भाई, एक अगर 50 लोग खड़े, 50 लोग सीधे ही खड़े होंगे, कोई टेढ़ा नहीं खड़ा होगा, सब सीधे ही खड़े होंगे। खड़े होने को किसी को बोला सब सीधे ही खड़े होंगे, ऐसे कोई टेढ़ा मेढ़ा खड़ा नहीं होगा, एंटी कोई प्रॉब्लम ना हो उसको। तो मेड्यूला का काम पोस्चर मेंटेन करना, और फ्रंट ब्रेन का काम इनका आपका स्टोरेज करना, चीज़ों को स्टोर करना। इसीलिए इसको फैकल्टी भी बोलते हैं। आगे वाले को अगले साल पढ़ेंगे। फैकल्टी मतलब ये आपको सिखाता है कई चीज़ें, याद कराता है, जैसे टीचर सिखाता है और याद कराता है, इसलिए फैकल्टी ब्रेन भी बोलते हैं इसको। तो ये जो ब्रेन है इसमें अलग अलग तरीके के जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है। तो इसके जो सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के सेल बिल्कुल अलग है, बॉडी के बाकी सेल्स से अलग है। तो इन सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन्स। भाई सब जो टिश्यूज़ हैं वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनता है। तो वो जो सेल्स हैं नर्वस सिस्टम को, उनको न्यूरॉन बोलते हैं या नर्व सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अब न्यूरॉन की बात करते हैं। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर से छोटे छोटे ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकल रहे होते हैं। डेंड्राइट्स बोलते हैं उसको, मैं अभी बताऊंगा। ये डायग्राम भी बना रखा है इसमें। तो अब आप ये देखिएगा, यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सॉन एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। An individual nerve cell may be up to a meter long. Many nerve fibers bound together by connective tissue make up a nerve. तो बहुत सारे न्यूरॉन्स जब जुड़े हुए होते हैं तो उनके जुड़ने से ही एक पूरी की पूरी नर्व बन जाती है। Nerve impulses allow us to move our muscles when we want to. The functional combination of nerve and muscles tissue is fundamental to most animals. ये लगभग सभी एनिमल्स में सेम होता है। This combination enables animals to move rapidly in response to stimuli. ठीक है। तो ये ज़्यादातर एनिमल्स को
इनेबल करता है, मतलब हेल्प करता है कि जब आप चाहें तब आप मूवमेंट दिखा सकें। स्टिमुलाई का मतलब क्या बताता हूँ मुझे। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमने जो ये बना रखा है न्यूरॉन, ये जो सबसे लंबा जो सेल इसमें रहता है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये जो कवरिंग है ये एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटीन की बनी होती है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ SHEATH, माइलिन शीथ। यहाँ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे जैसे रूट्स निकलती है ना प्लांट्स की, ऐसे निकलते रहते हैं। एक्सॉन देखा है अभी तक किसी ने? देखा टीवी वगैरह में कहीं फिल्मों में देखा होगा, ये पूरा न्यूरॉन देखा होगा। वो साउथ की फिल्मों में नहीं दिखाते कि किसी विलन ने आकर किसी हीरो के सर पर चोट मारी और चोट मारती सर के अंदर चले जाते हैं। यार नहीं पता, सर के अंदर चले जाएंगे, अंदर अंदर छोटे छोटे सेल्स दिखाते रहेंगे, न्यूरॉन्स आ जाएंगे उसके अंदर। आप ध्यान देना, आप ध्यान देना, कोई भी अगर फिल्म ऐसी दिखाएंगे जिसमें हीरो की याददाश्त चली जाती है और फिर याद आ जाता है हाँ तूने मुझे मारा था, अब नहीं छोड़ने वाला तेरे को, तो वो जो चीज़ एकदम से आती है वो दिखाते हैं, एकदम से न्यूरॉन्स दिखा देते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स, ठीक है। तो वो जो चीज़ है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना वो एक्चुअली ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं डेंड्राइट्स इसमें स्टोर होते हैं। और ये एक न्यूरॉन है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के बाद वाला हिस्सा तो आप जानते हैं क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने सेल देखा है नॉर्मल सेल तो सभी बच्चों ने यही पढ़ा है ना, ये इस तरीके का होता है। यहाँ पर एक न्यूक्लियस बना दो, डॉट 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 बना दो, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वैक्यूल्स, है ना, गोल्गी अपरेटस, ये छोटे 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 छोटे, कोई छोटा गोला बना देता है, कोई बड़ा गोला, नीला रंग कर दिया, पीला रंग कर दिया, बना दिया, जिसे टीचर ने भी खट से नंबर दे दिया, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल इसी तरीके का आपने देखा है। ये जो सेल है, ये वाला सेल स्पेशल सेल है जो सर में चोट लगा करती है फिल्मों में, उसमें यही दिखाते हैं, कभी भी देखना वो ऐसे ही दिखाते हैं। किसी किसी फिल्म में दिखाते हैं ऐसे 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 सर्कुलर रूप घूमता हुआ जा रहा है, सर के अंदर पहुंच गया है ना, और फिर दिखाते हैं वो सर्कुलर रूप वापस आ गया, वापस आते हीरो की आंखों से बाहर आ गया और आंखें खुल गई उसकी, और आंखें खुलते हुए कहता है कि हाँ मुझे सब याद आ गया, मैं ठीक हूँ, ठीक। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो सब यही है, न्यूरॉन दिखाते हैं। तो न्यूरॉन का काम क्या है, छोटे छोटे सेल्स जुड़ते हैं, पूरा का पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बना देता है। अच्छा, दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई ये है प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टिमुलस
स्टिमुलस क्या है, किसी चीज़ को स्टिमुलेट कर देना। स्टिमुलेट करने का मतलब है भड़का देना, ठीक है। अब अगर तुम शांति से बैठे हुए हो यहाँ पर, ठीक है, आराम से बैठे हुए, थक के आए हो, काम वाम करके थक के आए हो, मैं एकदम से भड़का दूंगा, सांप सांप सांप, है ना, सारे भागोगे पागलों की तरह, ठीक है, सांप आ गया, सांप आ गया। तो ये जो मैंने बोला सांप आ गया एकदम से, तो ये क्या है, ये स्टिमुलेट है, स्टिमुलेशन है। स्टिमुलेशन का मतलब है किसी को भड़का देना। तो जैसे ही किसी को आप भड़काओगे तो वो कुछ काम करेगा। तो किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट कर देना, यानी कि उसको इंस्ट्रक्शन देना, उसको भड़काना किसी भी तरीके से, कि हाँ भाई काम कर फटाफट। तो ये जो स्टिमुलाई है प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल, आप सुबह सुबह अभी सोकर उठे हो, एक तो ज़बरदस्ती उठाए गए हो, तो जब उठाए गए हो तो फिर बैठ गए। अब बैठने के बाद में फिर अभी आंखें ढंग से खुली नहीं है, तो ठंड लग रही है थोड़ी सी, यार इसको पंखे को बंद कर, है ना। और तभी दिमाग में ये भी आता है कि उधर अलार्म बज रहा है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि उठा दिए जाते हो ज़बरदस्ती, और जो अलार्म है वो दूर बज रहा है ना, अलार्म आपको सुनाई नहीं देता, है ना। तो स्टिमुलाई यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक स्टिमुलाई ये भी है कि आपको ना जैसे उठे हो तो उठने के बाद जो है वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आ रही है, तो आपके पास स्टिमुलस कितने हो गए, 3 स्टिमुलस हो गए। 3 स्टिमुलस क्या, कि पापा से वादा करा था कि आपके उठने से पहले उठा करूँगा मैं, अब मैं धीरे धीरे ना अच्छा बच्चा बन के दिखाऊँगा आपको, आपके उठने से पहले मैं उठ कर दिखाऊँगा। तो जब हम सुबह उठाए गए हैं मम्मी द्वारा, कि मम्मी बचाती है ना जनरली, फादर्स से बचाती हैं, ठीक है। किसी किसी घर में उल्टा भी होता है, मम्मी खतरनाक होती है, पापा अच्छे होते हैं। तो ऐसा भी है कि अब आप उठकर बैठे हुए और आपको पंखा चल रहा है तो ठंड लग रही है ना, उधर अलार्म बज रहा है उसको भी बंद करना है, उधर वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही है, यार पापा मेरे से पहले उठ गए तो नहा रहे हैं, आज फिर डांट पड़ेगी कि तू नहाएगा, सुधर ही नहीं सकता कभी। तो ये 3 स्टिमुलस हो गए, यानी कि स्टिमुलाई हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। तो एक ही दिमाग है और उस दिमाग में ना तीनों काम चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं कि भाई अभी पंखा भी बंद करना है, अभी अलार्म भी बंद करना है, और अभी पापा के बाहर निकलने से पहले मुझे कुछ ऐसे एक्टिवली काम करते हुए दिखाना है कि जैसे आई एम वेरी सीरियस फॉर माई स्टडीज़, मुझे बहुत जल्दी से कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है ना। तो वो सब कुछ, वो ड्रामेबाजी भी करनी है, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो सब काम कौन करता है, वो न्यूरॉन करता है। और वो जो सारी चीज़ें जो आपको इंस्ट्रक्शन देती हैं अलग अलग तरीके की, वो क्या है, वो स्टिमुलस है, वो सारे के सारे स्टिमुलस हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। चलिए जी, फिर तो ये आपका चैप्टर है जी, खत्म हुआ, ठीक। और बस आगे फिर बता देना कौन सा करना है, केमिस्ट्री का करना है, फिजिक्स का करना है, क्या करना है, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, कल की छुट्टी रखेंगे।